बहुत समय पहले की बात है। अवध नगर के सुंदर घने जंगलों के बीच श्यामपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। इस शांत और हरियाली से घिरे गांव में श्याम और वीरेंद्र नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक ही परिवार के थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। वीरेंद्र बड़ा था, जो बाहर से तो बड़ा नेक और ईमानदार लगता था, लेकिन अंदर से लालच और चालाकी से भरा हुआ था। श्याम छोटा था, सरल, मेहनती और ईमानदार। एक दिन की बात है, जब वीरेंद्र खेत में काम कर रहा था, तभी उसका एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, वीरेंद्र भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। वीरेंद्र घबराकर अपने छोटे भाई श्याम के साथ दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे और पास ही वैद्य बैठे हुए थे। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वीरेंद्र, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है। इसका कोई इलाज नहीं है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। पिताजी ने कमजोर आवाज में कहा, देखो वीरेंद्र, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो वीरेंद्र, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट लेना। इतना कहकर वीरेंद्र के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन वीरेंद्र की पत्नी उमा, जो बहुत चतुर और तेज थी, वीरेंद्र से बोली, पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। वीरेंद्र बाहर से अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से उसमें चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। वो बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, मैं तो हमेशा सही कहती हूं। मेरी बात मानो। हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हां, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है। वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर श्याम ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वीरेंद्र ने पूछा। उमा ने कहा, क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुत रहे हो। वीरेंद्र बोला, हां, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन वीरेंद्र अपनी पत्नी उमा के साथ शाम के आंगन में जा पहुंचा। हां, तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। श्याम ने कहा, लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूं। वीरेंद्र बोला, अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती है। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? श्याम ने कहा, हाँ ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। वीरेंद्र ने श्याम से कहा, हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर है। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई, मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूं, खेती करता आया हूं। जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर। उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहां रहूंगा। ठीक है। ये सुनकर श्याम चौंक गया। तभी उसकी पत्नी काजल गुस्से से बोली, ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। श्याम बोला, देखिए भैया, मेरी पत्नी काजल सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? वीरेंद्र ने कहा, अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। श्याम ने विरोध किया, जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। इस पर वीरेंद्र बोला, तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही ना दूंगा। श्याम ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं भैया, आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता।
बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से। ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है। वीरेंद्र ने धमकाते हुए कहा। मनमानी है तो फिर ठीक है। अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहीं ये भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ ना दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। श्याम ने हार मान ली। हाँ ठीक है भैया। वीरेंद्र ने फैसला सुनाते हुए कहा। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। श्याम आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। काजल बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। श्याम ने कहा, मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना काजल। काजल बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? श्याम ने विश्वास से कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तुम काजल, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। अगले दिन श्याम अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और बोला, अरे श्याम भैया, ये क्या? ये तो जमीन बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? श्याम कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन श्याम ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। श्याम कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी काजल आई और बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर श्याम रोने लगा। काजल, काश मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरा बदन टूट रहा है मेहनत करके। ये बंजर जमीन है, मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है, अब नहीं होता मुझसे। काजल ने कहा, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भरकर मिल सके। श्याम बोला, लेकिन काजल, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्याम की पत्नी ने कहा, निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है, और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। ये सुनकर श्याम की आंखों में चमक आ गई। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूं। अगले दिन श्याम साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्जा ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी और कहा, भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। श्याम घर लौटा और काजल से बोला, मैं कल वसंतपुर गांव जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहां खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर बेचूंगा। देखना, कुछ ना कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी। अगले दिन श्याम वसंतपुर गांव जा पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह पीट रहा था। बैल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। श्याम ने पूछा, अरे ओ भैया, क्यों इतनी बेदर्दी से इस बैल को पीट रहे हो? क्या हो गया? व्यक्ति बोला, अरे क्यों पीट रहा हूं, तुम्हें पता भी है, मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि ये खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे, इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं इस पर अपना गुस्सा उतार रहा हूं। श्याम ने कहा, ओ भैया रुको रुको,
अगर ऐसी बात है तो ये बैल हमें दे दो। व्यक्ति हंसा। अरे मुफ्त में बैल भी दे दूं और नुकसान भी सहूं? अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो लाओ, मुझे 10 मुद्राएं दे दे। श्याम गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों में मानो आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद श्याम ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। श्याम बोला, मेरे पास केवल 10 मुद्राएं ही हैं। मैं यहां खिलौने खरीदने आया था। इस पर व्यक्ति ने कहा, एक बात कहूं भैया, बुरा मत मानना। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीदकर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ, इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ। श्याम बैल को लेकर घर आया और सारी घटना काजल को बताने लगा। काजल बोली, हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। अरे 10 मुद्राएं तुमने इस निकम्मे बैल को खरीदने में व्यर्थ कर दी। एक बैल से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि उसके मालिक ने ही बता दिया था कि यह काम नहीं करता। श्याम ने कहा, अरे काजल, वो इसको बुरी तरह से पीट रहा था। बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और इसको ले आया। काजल ने गुस्से से कहा, तो अब इसका क्या करोगे? अचार डालोगे? श्याम बोला, अरे भाई, जो काम नफरत से नहीं हो सकता वो प्रेम से हो सकता है। चिंता ना करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने का प्रयास करूंगा। काजल और भी क्रोधित हो गई। आखिर घूम फिरकर तुम वहीं पहुंच गए। जैसी इच्छा वैसा करो, पर मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, घर पर केवल कल तक का अनाज बचा है। इतना कहकर काजल गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन श्याम बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा और उसके बाद श्याम ने बैल से कहा, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हें भोला कहकर पुकारूंगा। देखो भोला, जिन 10 मुद्राओं से मैंने तुम्हें खरीदा था वो तो मैंने कर्ज में ली थी, इसीलिए तुम मेरी मदद जरूर करना। ठीक है, चलो। श्याम ने बैल को हल में जोतने का प्रयास किया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। अरे आखिरकार तुझे हो क्या गया है? तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? चल भाई, चल। श्याम ने दिन भर कोशिश की, लेकिन बैल ने कोई काम नहीं किया। शाम को थक हार कर वो बैल को घर ले आया। घर पर श्याम का उतरा हुआ चेहरा देखकर काजल ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? तुम्हारे इस बैल ने तुम्हारा पूरा खेत जोड़ डाला। चेहरा तो बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा है। श्याम कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन भी श्याम बैल को खेत में ले गया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला ही नहीं। शाम को मायूस होकर श्याम घर लौट आया। काजल की आंखों में आंसू थे। आज सुबह से मैं भूखी हूं। घर का अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूं? क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। श्याम की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो बाहर आंगन में बैल के पास बैठ गया और देर तक रोता रहा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक बैल ने श्याम की ओर देखकर बोला, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है श्याम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। श्याम ये सुनकर चौंक गया। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? एक बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। हे भाई, कौन हो तुम? बैल ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। ये मत पूछो कि मैं कैसे बोल रहा हूं, बस ये समझो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। श्याम का डर थोड़ा कम हुआ। उसने तुरंत काजल को बुलाया और सारी घटना बताई। काजल बोली, हे भगवान, ये बैल मनुष्य की तरह बोल रहा है। श्याम, इसे वापस वही छोड़ आओ जहां से तुम इसे लाए थे। बैल ने कहा, अरे भगवान के लिए ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। बहुत तेज मारता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। काजल ने पूछा, तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? बैल बोला, मैं एक ऐसे जंगल का पता जानता हूं जहां जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन्हें अपने बंजर जमीन में बो दोगे तो फिर उसका चमत्कार देखना। श्याम ने काजल की ओर देखा। एक बार इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। बैल ने कहा, हाँ तो ठीक है, फिर मेरी रस्सी खोल दो। श्याम ने बैल की रस्सी खोल दी। बैल जंगल की ओर दौड़ पड़ा। श्याम और काजल भी उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ देर बाद बैल जंगल में बने एक खंडहर के सामने रुक गया
और श्याम से बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें जादुई बीज यही खंडहर के अंदर मिलेगा। श्याम और काजल बैल के साथ खंडहर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर श्याम ने देखा कि जमीन पर बहुत से बीज बिखरे पड़े थे। श्याम चौंक कर बोला, बाप रे बाप, जमीन पर तो अनाज के पौधे उगते देखा है, लेकिन बीजों को खुद ब खुद उगते हुए पहली बार देख रहा हूं। गजब है काजल। काजल बोली, श्याम देखो, ये बीज रंग बिरंगी किरणों से जगमगा भी रहे हैं। बैल ने कहा, इनमें से कुछ बीज उठा लो और फिर उनका चमत्कार देखना। तभी काजल की नजर एक बड़े पौधे पर पड़ी जो शुद्ध सोने का बना हुआ था और उस पर हीरों से बने बीज उग रहे थे। ये तो बड़ा ही विचित्र पौधा है। बैल बोला, हां, इसका भी एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बताऊंगा। श्याम ने कुछ बीज उठाए, फिर वो काजल और बैल के साथ घर लौट आया। बैल ने कहा, अब तुम आज रात ही इन बीजों को अपने बंजर जमीन पर बो दो। श्याम, काजल और बैल खेत में पहुंचे। श्याम ने उन बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। बैल बोला, अब घर चलो, सुबह इसका चमत्कार देखना। श्याम, काजल और बैल घर लौट आए। अगली सुबह श्याम और काजल खेत पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पूरा खेत हरे भरे पौधों और लहलहाती फसल से भर चुका था। अरे काजल, हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया। काजल बोली, श्याम, इसका मतलब बैल सही कह रहा था। मुझे माफ कर दो, जब तुम बैल को लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। श्याम ने कहा, देखो काजल, ये फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है, चलो इसको काट लेते हैं और बेच देते हैं। श्याम और काजल ने मिलकर मेहनत से फसल काटनी शुरू कर दी। इसी दौरान श्याम का बड़ा भाई वीरेंद्र वहां आ गया। सामने अचानक फसल लहलहाते देख वो चौंक पड़ा और बोला, श्याम, ये क्या है भाई? कल तक तो ये खेत बंजर था और आज इस पर लहलहाती फसल खड़ी है। श्याम कुछ कहने ही वाला था कि काजल ने तुरंत उसे रोक दिया और बोली, ये सब ईश्वर की कृपा है जेठ जी। श्याम ने फसल को अच्छे दामों पर बेचा और बहुत सारा धन काजल के हाथों पर रख दिया। काजल ये देखकर प्रसन्न हो गई। काजल बोली, पूरे गांव में हंगामा मच गया है, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक ही रात में खेत में फसल उगाई। श्याम ने कहा, हां, जब बड़े भैया पूछ रहे थे तो मैं सच बताने ही वाला था। उसकी पत्नी ने कहा, अपने बड़े भाई को इस जादुई बैल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इसे भी छीनने का प्रयास करेंगे। श्याम ने कहा, तुम सही कह रही हो काजल। समय इसी तरह बीतने लगा। अब श्याम हर महीने बैल के साथ जादुई जंगल जाता, वहां से जादुई बीज लाता और अपनी बंजर जमीन पर बो देता। अगले ही दिन उसके खेत में लहलहाती फसल खड़ी हो जाती। देखते ही देखते श्याम के दिन बदल गए और वो धनवान हो गया। यही बात उसके बड़े भाई वीरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो एक दिन अपनी पत्नी से बोला, अरे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बंजर जमीन पर श्याम कैसे एक ही रात में अनाज उगा सकता है? ये क्या चक्कर है भाई? उमा बोली, मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसके पास सच में कोई चमत्कारिक वस्तु है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। वीरेंद्र ने कहा, हाँ, सही कह रही हो तुम। आज से मैं श्याम पर गहरी नजर रखूंगा। एक दिन अचानक काजल की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। श्याम उसे लेकर एक वैद्य के पास गया। वैद्य बोला, तुम्हारी पत्नी श्याम बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। देखो, माफ करना, लेकिन इसका इलाज इस संसार में नहीं है। अब समझ के चलो कि बस वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। श्याम ने कहा, ऐसी बातें मत करिए वैद्य जी। वैद्य ने कहा, शांत हो जाओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ। श्याम टूटा हुआ मन लिए काजल को वापस घर ले आया और बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी बैल वहां आ गया। क्यों रो रहे हो श्याम? श्याम ने सारी घटना बैल को बता दी। बैल बोला, और लगता है कि परीक्षा का समय आ गया है। श्याम ने पूछा, कैसी परीक्षा? बैल बोला, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे साथ जंगल चलो। श्याम ने कहा, लेकिन वहां तो जादुई बीज है। बैल ने बताया, हां, उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है जिसे यदि किसी रोगी को खिलाया जाए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। श्याम चौंक कर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो?
बैल ने जवाब दिया, हाँ मैं सच कह रहा हूं, चलो मेरे साथ। श्याम अपनी पत्नी काजल को लेकर बैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि ये सब दृश्य उसका बड़ा भाई वीरेंद्र दूर से देख रहा है। वीरेंद्र तुरंत भागता हुआ अपनी पत्नी उमा के पास जा पहुंचा और सारी घटना उसे बता दी। उमा ने कहा, इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चमत्कार हो रहा था वो सब जादुई बीजों की वजह से था। चलो हम दोनों उनका पीछा करते हैं। वीरेंद्र और उमा चुपके चुपके श्याम और बैल का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद श्याम और काजल खंडहर के अंदर पहुंचे। वहां पर विशेष प्रकार के बीज उग रहे थे। बैल बोला, वो वहां देखो श्याम, तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? श्याम ने जवाब दिया, हाँ, अरे ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरों के बीज लगे हुए हैं। बैल ने कहा, हाँ, उसे ध्यान से देखो, उस हीरों के बीज तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। श्याम ने कहा, हाँ, इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। बैल बोला, हाँ, बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरों के बीज को अपने खेत में बोओगे तो अगले दिन तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसके विपरीत उस साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वो रोग मुक्त हो जाएगी, पर उसके बाद तुम इन हीरों के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यहां तक कि इन जादुई बीजों को जो तुम बोते आए हो इनका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। श्याम ये सुनकर चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद श्याम बोला, जब मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो ढेर सारा धन, अनाज, वैभव, दौलत, ये सब मेरे किस काम का? मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूं। बैल ने कहा, बस याद रखना श्याम, जैसे ही तुम ये बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहां जितने भी जादुई बीज हैं, ये सोने का पौधा सब गायब हो जाएंगे और पूरा खंडहर साधारण हो जाएगा। श्याम साधारण बीज की ओर बढ़ा ही था कि तभी वीरेंद्र और उमा हाथों में तलवार लिए वहां आ पहुंचे। और वीरेंद्र बोला, अरे श्याम, मैं तेरे और बैल की सारी बातचीत सुन चुका हूं। उस जादुई बीज को चुपचाप फेंक दे। अगर तूने इस काजल को खिला दिया तो सारे जादुई बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। श्याम ने कहा, भैया, मेरी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है, क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बताइए भला। वीरेंद्र बोला, मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से, मुझे धन चाहिए, धन, इंसान नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। चल हट पीछे। श्याम ने कहा, भैया, क्या आप धन के लिए मुझको भी मार देंगे? वीरेंद्र गुस्से से बोला, हाँ, मैं तुझे भी मार दूंगा। इतना बोलकर वीरेंद्र उमा से बोला, चलो उमा, इससे पहले कि ये मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। चलो चलो। इतना कहकर वीरेंद्र और उमा सोने के पौधे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों पौधों को स्पर्श करते हैं, अचानक एक तेज रोशनी होता है और उनके शरीर जलने लगते हैं। ये देखकर श्याम चीखा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं, इन्हें बचाओ, कोई तो बचाओ इन्हें। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं और वे श्याम से बोले, ये संभव नहीं है श्याम, इस जादुई पौधे ने इन दोनों का अंजाम यही चुना है। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस पौधे को स्पर्श किया और इनका अंत यही होना था। कुछ देर में वीरेंद्र और उमा जलकर राख हो जाते हैं। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्याम ने कांपते हुए बीज अपनी पत्नी को खिला दिया। बीज खाते ही काजल उठ बैठी और बोली, मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अचानक एक और तेज रोशनी होता है और बैल एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। श्याम हैरान रह जाता है, ये क्या, आखिर ये सब क्या हो रहा है? साधु बोला, कुछ समय पहले मैंने तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उद्देश्य था कि इन बीजों के जरिए मानवता की भलाई की जा सके, सूखाग्रस्त इलाकों की मदद हो सके। लेकिन इसी रहस्य का पता राज्य के राजकुमार अभय को चल गया। वो एक लालची और घमंडी राजकुमार था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को लालच से मत छूना, लेकिन वो नहीं माना
उसने सीधे सोने के पौधों को हाथ लगा दिया जिस पर हीरे के बीज लटक रहे थे, और तुरंत वो एक बैल में परिवर्तित हो गया। उस दिन जादुई पौधे ने उसे श्राप दिया कि तुम बैल के रूप में रहोगे, लेकिन चाहकर भी बैल जैसा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचेंगे। जब कोई सच्चे मन वाला मनुष्य तुम्हें खरीदेगा और तुम्हारा रहस्य जानेगा, और फिर भी अगर वो धन की बजाय अपने परिवार को चुनेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। इस पर राजकुमार ने कहा, हाँ श्याम, और तुम्हारी वजह से आज मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूं। श्याम की आंखें भर आती हैं। साधु श्याम के पास आते हैं और बोले, तुम्हारे भाई और भाभी ने लालच से उस पौधे को छुआ, इसीलिए उन्हें उसकी सजा मिली। अब ये बीज तुम्हारे हैं श्याम, जितने चाहे उतने ले जाओ। श्याम बोला, साधु महाराज, मुझे इन जादुई बीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। मैं किसान हूं और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। साधु मुस्कुराते हैं और एक साधारण बीज श्याम को दे देते हैं और कहते हैं, इसे अपने खेतों में बो देना। तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस स्थान का रहस्य किसी को मत बताना। इसके बाद श्याम अपनी पत्नी काजल के साथ गांव वापस आ जाता है और श्याम और काजल एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।